हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज जो है हम आप सबके सामने कक्षा 12 का जो है रसायन विज्ञान, उसका पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है उसके कुछ जो है नोट्स एनसीईआरटी बेस पर लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और आप लोग जो है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्काई एकेडमी, उसको आप लोग जो है देख रहे होंगे, उससे अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग जो अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे से जोर शोर से कीजिए। ठीक है। जो भी क्वेश्चन अगर आपको फंसता है तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके उस प्रश्न को कमेंट में लिख दिया कीजिए। कोशिश करेंगे कि जो है आपका आंसर आप तक जो है ज़रूर पहुंचाया जाए, जो होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं जो है आपका जो ये पहले लेसन का जो है नोट्स है। पहला लेसन आपका है विलयन। पहला लेसन जो विलयन है, इसके बारे में जो है हम जानेंगे। पहला लेसन जो आपका है विलयन। ठीक है। इस विलयन के बारे में जो है, विलयन किसे कहते हैं, इसको आप लोग भी पढ़े होंगे, जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ से जो है आपको बताए दे रहे हैं। विलयन है कि जो है विलयन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। यानी जो विलयन होता है वो क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक। जिसमें जो है अवयव की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए चीनी तथा जल का मिश्रण। ठीक है। अब जो विलयन है, पहले आप लोग समझ लीजिए। जो विलयन है, ठीक है, विलयन जो है ये आपका समांगी मिश्रण है। ये आपका समांगी मिश्रण है। ठीक। अब जो समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण, जो समांगी मिश्रण है, इसमें जो तत्व मिले होते हैं, जो पदार्थ बने मिले मिलते हैं, वो जो है निश्चित अनुपात में मिलते हैं। ठीक है। निश्चित अनुपात में मिलते हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो हमें क्या पता चला कि विलयन जो है एक क्या है, समांगी मिश्रण है। दूसरा ये पता चला कि जो समांगी मिश्रण है उसमें जो मिले हुए पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, कैसे मिले होते हैं, निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है। दूसरा चीज जो है, जो विलयन के, जो विलयन होता है, विलयन के कण, ठीक, विलयन के कणों अर्थात समांगी मिश्रण के कणों को अलग अलग, हम अलग करके नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। ठीक है। यानी हम इसको अलग करके नहीं देख सकते। अब जैसे जो दिया गया है, अच्छा विलयन में एक चीज और है, क्या है वो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी को मिला दिया गया, तो जब चीनी और पानी को मिलाया जाएगा तो उसमें एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है। यानी जो विलयन है, यानी समांगी मिश्रण, समांगी
मिश्रण में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, यानी कोई नया जो है पदार्थ बनेगा, पदार्थ बनता है। ठीक है, कोई नया पदार्थ बनेगा, ये तो विलयन के बारे में होगा। अब जैसे इसमें जो एग्जांपल दिया गया है कि चीनी और प्लस पानी, सिर्फ चीनी और पानी ही लिखा है, लेकिन इसमें जो है आप नमक मिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो भी चीनी पानी से क्या बनता है, शरबत। चीनी पानी से क्या बनता है, शरबत बनता है, शरबत। ठीक है, अब शरबत बनाने में आप जितना मन करे उतना पदार्थ को जो है आप मिला सकते हैं। तो ये जो है आपका हो गया विलयन। ठीक है, यानी हमें विलयन के बारे में क्या पता चला कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन समांगी मिश्रण है तो समांगी मिश्रण के शर्तें क्या हैं, कि उसमें जो मिले हुए पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं। विलयन के कणों को अलग अलग करके यानी अलग करके नहीं दे सकते ये चीज। और समांगी मिश्रण में नया पदार्थ बनता है, जैसे चीनी और पानी को जब मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, शरबत। ठीक है, यानी जब चीनी और पानी को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा हमारा शरबत, ये हो गया हमारा नया पदार्थ। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है विलयन के प्रकार। विलयन के जो है प्रकार हैं, तो विलयन के प्रकार क्या, ठीक है, पहला है गैसीय विलयन। पहला कौन सा विलयन है, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन किसे कहा जाता है, यानी विलायक गैसीय अवस्था में हो तो विलयन कैसा कहलाता है, गैसीय विलयन कहलाता है। यानी जब हमारा जो विलायक है, देखो इसमें विलयन कैसे बनता है, विलयन बनता है, जो विलयन बनता है ये बनता है किससे, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, अब विलेय और विलायक किसे कहते हैं, तो विलेय वह पदार्थ होता है जो किसी विलायक में मिलता है, और विलायक वह पदार्थ होता है, ये विलायक है। ठीक है, और विलायक वह पदार्थ होता है जो किसी विलेय पदार्थ को अपने में मिला लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम चीनी को क्या कहते हैं, विलेय, यानी ये जो है घुल जाता है, और ये क्या करता है, ये है आपका विलायक, ये है आपका विलायक, और बनता क्या है, विलयन। यानी ये दोनों जब मिला तो आपका क्या बन गया, विलयन। ठीक है, यानी ये विलयन जो है आपका बन गया। यानी विलायक गैसीय अवस्था में हो तो गैसीय विलयन कहलाता है। यानी गैसीय विलयन के निम्नलिखित प्रकार है। पहला पहला कौन सा प्रकार है कि ठोस और ठोस का विलयन। ठीक है, यानी कोई ठोस पदार्थ हो तथा ठोस का एक क्या हो, विलयन हो। ठीक है, तो वह विलयन यानी अर्थात वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में रहते हैं, ठोस का विलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम तथा लोहे का विलयन। अब देखो इसमें एल्यूमिनियम भी ठोस है और लोहा भी ठोस है। ठीक है, तो जब दोनों ठोस है तो ये दोनों क्या हुए आपके ठोस का विलयन हो गया। बी है गैस ठोस का विलयन। ठीक, यानी एक गैस ले लिया जाए एक ठोस ले लिया जाए और दोनों को मिलाया जाए तो वह विलयन जिसमें विलेय गैसीय और विलायक ठोस अवस्था में हो, गैस ठोस का विलयन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और पैलेडियम का विलयन। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, और पैलेडियम क्या है आपका ठोस है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, यानी विलयन के बारे में जो है आपको पता चल गया होगा। फिर उसके बाद में अगला आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो है आपका फिर आता है द्रव का विलयन। ठीक है, अगला जो है आपका आता है द्रव का विलयन। फिर आता है द्रव का विलयन, यानी द्रव और ठोस का विलयन। ठीक है, द्रव और ठोस का विलयन।
यानी एक पदार्थ जो है क्या, यानी वह विलयन जिसमें विलेय द्रव हो, यानी जो मिलने वाला पदार्थ है, ठीक है, मिलने वाला अर्थात विलेय, वो क्या हो, द्रव हो, वो आपका क्या हो, द्रव हो, तथा विलायक जो है वो क्या हो आपका ठोस हो, यानी विलायक आपका क्या हो, विलायक आपका क्या हो, ठोस हो। ठीक, ये चीज तो विलयन आपका क्या कहलाएगा, द्रव ठोस का विलयन कहलाता है, जैसे पारा और सोडियम का विलयन। ठीक है, यानी आपका मिलने वाला क्या है, पारा, तो पारा कैसा है आपका, पारा जो है आपका ये द्रव है, ठीक, और उसके बाद में सोडियम आपका क्या है, ठोस है, यानी कि ये जो आपका सोडियम है ये आपका क्या है, ठोस है। ठीक है, यानी पारा आपका क्या है, द्रव है, और सोडियम आपका क्या है, ठोस है। फिर आता है द्रव विलयन। ठीक है, द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में रहता है, द्रव विलयन कहलाता है। यानी विलायक का मतलब मिलाने वाला, यानी जो खुद में क्या कर ले, मिला ले, ठीक है, वो क्या कहलाता है, द्रव विलयन कहलाता है, अर्थात विलायक कहलाता है। ठीक है, विलायक जो मिला लेता है। अब द्रव विलयन को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला, द्रव द्रव का विलयन, यानी विलायक और विलेय दोनों द्रव में रहते हों तो वह द्रव द्रव का विलयन कहलाता है, जैसे सिरका और जल। ठीक है, ये सिरका और जल दोनों क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। यानी जो सिरका है, सिरका ये भी आपका क्या है, द्रव है, और उसके बाद में जल, तो ये जो जल है ये भी आपका क्या है, द्रव है। ठीक, यानी सिरका और जल दोनों मिलते हैं तो ये दोनों क्या है आपके, द्रव है। फिर आता है ठोस द्रव का विलयन, यानी विलेय ठोस और विलायक द्रव में रहता है तो क्या कहलाता है, ठोस द्रव का विलयन कहलाता है, जैसे नमक और जल का विलयन। अब यहाँ पर नमक आपका क्या है, यहाँ पर जो है नमक, नमक आपका क्या है, ठोस, और जल आपका क्या है, जल है आपका द्रव। ठीक, यानी नमक क्या है, ठोस है, और जल क्या है आपका, द्रव। ठीक है, फिर आता है गैस द्रव का विलयन, यानी विलेय आपका क्या हो, गैस हो, और विलायक आपका क्या हो, द्रव हो, तो गैस द्रव का विलयन कहलाता है। यानी विलेय पदार्थ आपका क्या हो, यानी मिल जाने वाला पदार्थ। ठीक है, तो विलेय, विलेय पदार्थ जो है आपका वो क्या हो, गैस हो, और विलायक पदार्थ, और विलायक, विलायक पदार्थ आपका क्या हो, वो क्या हो आपका, जो है द्रव हो। ठीक है, ये देखिए कि विलेय गैस और विलायक द्रव हो तो गैस द्रव में कहलाता है। ठीक है, फिर आता है ठोस का विलयन। अब जब ठोस का विलयन आ गया, ठीक है, तो ठोस के विलयन में जो है, ठोस यानी विलायक ठोस अवस्था में रहे और उसे ठोस विलयन कहा जाता है। ठोस विलयन भी जो है तीन प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो ठोस विलयन है वो भी कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला है ठोस ठोस का विलयन, यानी विलेय और विलायक जो है क्या हो, दोनों आपके ठोस हो, यानी विलेय ये भी आपका क्या हो, ठोस हो, और विलायक भी आपका क्या हो, ये भी आपका क्या हो, ठोस हो। यानी विलेय और विलायक आपका दोनों क्या हो, ठोस अवस्था में हो तो क्या कहलाएगा, जो है ठोस
का विलयन कहलाएगा। उसके बाद में जो है अगला है यानी अब आगे जो दिया गया है अगला यानी गैस ठोस का विलयन, यानी गैस और ठोस का विलयन। तो विलेय गैस और विलायक ठोस में हो तो क्या कहलाएगा? गैस ठोस का विलयन। ठीक है, यानी विलेय आपका क्या हो? विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ का मतलब क्या हो? मिलने वाला हो। क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद में फिर विलायक पदार्थ आपका क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए, यानी विलायक। अब जो मिलाने वाला है तो ये आपका कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। तो ये दोनों विलयन क्या कहलाएगा? गैस और ठोस का विलयन, यानी गैस ठोस विलयन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में फिर आता है द्रव ठोस का विलयन, यानी विलेय द्रव हो और विलायक ठोस। ठीक है, द्रव ठोस में क्या हो? विलेय आपका यानी विलेय पदार्थ, विलेय आपका क्या हो? द्रव हो। और उसके बाद में विलायक क्या हो? विलायक हो आपका जो है ठोस। तो वो क्या कहलाएगा? द्रव ठोस का विलयन कहलाएगा। ठीक है, यानी ये होगा आपका द्रव ठोस का विलयन। ठीक, तो ये आपने विलयन पढ़ा। विलयन में ठोस का विलयन, द्रव का विलयन, गैस का विलयन, ये तीन प्रकार के जो है विलयन है। उसके बाद में फिर आता है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी विलयन की जो सांद्रता होती है उसको कैसे व्यक्त किया जाता है? तो विलयन में विलेय की मात्रा जो किसी एक निश्चित आयतन के विलायक में घुली होती है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, यानी जो कोई बने शरबत वगैरह बने हैं, जो विलयन बने हैं, ठीक है, उसमें जो विलयन विलेय और विलायक की जो मात्रा वो किस रूप में हो? निश्चित आयतन के रूप में, यानी विलय में घुले हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। यानी विलेय की मात्रा किसी एक निश्चित आयतन के विलायक में, यानी उसका आयतन उसकी मात्रा क्या हो? निश्चित हो। फिर इसका आता है सूत्र जो है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो विलेय के 100 ग्राम में घुली विलेय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी अवयव का द्रव्यमान बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, अगर ये सूत्र दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम लिख ले रहे हैं, यानी अवयव अवयव का द्रव्यमान ठीक है, बराबर होता है विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित अवयव अवयव का द्रव्यमान फिर बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान ये हो गया और गुणे में आपका हो गया 100। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम क्या ज्ञात करेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है आयतन प्रतिशत। तो किसी विलयन के 100 ml में, यानी ये जो है द्रव में है, आयतन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन की मात्रा विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। जैसे अवयव का प्रतिशत आयतन बराबर अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणे 100।
जिस प्रकार से जो है ये हमें विलयन के बारे में पता चलेगा। उसके बाद में जो है फिर अगले पे आ जाते हैं। अगला दिया गया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया गया है इसमें है कि 100 ग्राम विलयन में जो है 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय का द्रव्यमान। फिर है पार्ट्स पर मिलियन। जब विलेय का मात्रा बहुत सूक्ष्म होता है तब उसे ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित करते हैं। जैसे पार्ट्स पर मिलियन का जो सूत्र है अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणे 10 की पावर 6। ठीक है, ये होगा इसका सूत्र। फिर है मोल अंश। विलयन में उपस्थित विलेय विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या का अनुपात विलेय या विलायक का मोल अंश कहलाता है। किसी भी विलयन में विलायक एवं विलेय के मोल अंशों का योगफल हमेशा 1 होता है। जैसे सूत्र है अवयव का मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, ये होता है। तो आपने क्या क्या जाना इसमें सूत्र में? द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। उसके बाद में दूसरा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। दूसरा फिर जाना मोल अंश, मोल अंश। इतनी चीज आपने इसमें यानी 3 सूत्र के बारे में आपको पता। उसके बाद में जो है फिर आता है मोललता। ठीक है, यानी जो मोललता है मोललता के बारे में यानी जो है किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोललता कहते हैं। इसे यम से सूचित करते हैं। ताप में परिवर्तन होने से विलयन की मोललता में भी परिवर्तन होता है। अब आपके प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोललता जो है विलयन की मोललता कब परिवर्तित होता है? तो आपको क्या लिखना है? जब ताप में परिवर्तन होगा तब, यानी ताप परिवर्तन, परिवर्तन से मोललता में क्या होता है? परिवर्तन। फिर आता है मोललता यानी मोललिटी। किसी विलयन के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ताप में परिवर्तन होने से विलयन की मोललता में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, जब ये जो है क्या होगा ठोस अवस्था में है तब। फिर है विलेयता। किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले किसी ठोस पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन को संतृप्त करते उस ताप पर उस ठोस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, ये है। फिर विलेयता किस पर निर्भर करती है? तो विलेयता निर्भर करती है विलय एवं विलायक की प्रकृति पर, ताप पर और दाब पर। इन तीनों पर जो है मोललता विलेयता आपकी क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है ठोसों की द्रवों में विलेयता। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी द्रव में कैसे जो है विलेयता होती है इसके बारे में आपको जानना। तो ठोसों की द्रव में विलेयता क्या है? एक निश्चित ताप 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस की खुली हुई
अधिकतम मात्रा जिसे संतृप्त विलयन बनाया जा सके वह ठोसों की द्रवों में विलयता कहलाती है। गैसों की द्रव में विलयता, ठोस द्रव गैस इस तरीके से आता है। तो एक निश्चित ताप पर गैसों की द्रव में विलयता एक निश्चित सीमा तक ही होती है। द्रव द्वारा गैस का अवशोषण करने पर गैसीय विलयन प्राप्त होता है, इसे गैस का अवशोषण भी, ठीक है। यानी जो द्रव है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो ऊष्मा को क्या करता है, ठीक है, धारण करता है, तभी जो है वो उसके अणु टूटते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है हेनरी का नियम। गैसों में द्रव की विलयता और गैसों के दाब का सीधा अनुपाती होता है। यानी सीधा क्या होता है, अनुपाती, यानी, ठीक है, P इक्वल टू जो है Kf, ठीक। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, तो एक निश्चित ताप, ये K यानी कप्पा लिखा है, ठीक है, पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प का दाब, ये दाब द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। यानी एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प का दाब द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब कहलाता है। फिर आता है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है। फिर है जो है द्रव द्रव का जो है वाष्प दाब, तो द्रव द्रव में विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। द्विअंगी विलयन में किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब किसी भी ताप पर शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और विलयन में उसके मूल प्रकाश के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये द्रव द्रव का जो है विलयन है। फिर आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, जब किसी वाष्पशील द्रव का विलयन द्रव विलायक में बनाया जाता है तथा विलयन में दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयव के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात माना कि किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव द्रव के रूप में A और B उपस्थित हैं। इन अवयवों के आंशिक दाब क्रमशः Pa और Pb हों और विलयन का कुल वाष्प दाब P हो, तो P बराबर Pa प्लस Pb होगा, ठीक है। अर्थात जो है P बराबर KHX, ठीक है, ये चीज आप में दिया गया है। राउल्ट नियम के अनुसार वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश का समानुपाती होता है, ठीक है, ये है। फिर ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्प दाब, जो ठोस पदार्थ हैं उनका द्रव में विलयन तथा उनका वाष्प दाब क्या होगा, ठीक है। तो ठोस पदार्थ का द्रव में विलयन के भौतिक, यानी ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन के भौतिक गुण शुद्ध विलायकों से बहुत अलग होते हैं, जैसे वाष्प दाब, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया आदि, ठीक है, ये चीज। उसके बाद में फिर जो है अगला अगला दिया गया है यानी जल में विलयन, आयोडीन, गंधक आदि ठोस का कार्बन डाइऑक्साइड में विलयन। इस प्रकार के ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आदर्श एवं अनादर्श विलयन। विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है आदर्श विलयन और दूसरा होता है अनादर्श विलयन। यानी वह विलयन जो राउल्ट के वाष्प दाब नियम का सभी सांद्रताओं व तापों पर पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी आदर्श विलयन किसे कहा गया है, तो आदर्श विलयन उसे कहा गया जो राउल्ट राउल्ट के नियम का पालन करें, ठीक है। यानी इस नियम का पालन करेंगे
तो क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। और फिर है अनादर्श विलयन, यानी वह विलयन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट नियम के को पालन नहीं करते और अवयव के निर्माण के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको यही लिखना है कि अनादर्श विलयन, अनादर्श, तो अनादर्श विलयन कौन से होंगे, अनादर्श विलयन वह विलयन होंगे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है अनुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। तो किसी विलयन के गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय कणों, अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुणधर्मों को अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। विलयनों के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, इन चीजों पर वो क्या करता है, इन गुणों पर वो निर्भर करता है, यानी ये गुण उसमें अप्लाई होते हैं। उसके बाद में फिर आता है कि जब किसी विलयन में जब किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से अलग रखा जाता है, तब विलायक के कण झिल्ली में से होकर विलयन में बहने लगते हैं और तब तक बहते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर विलयन का सांद्रण बराबर नहीं हो जाता। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, नहीं आपने क्या जाना, परासरण किसे कहते हैं। तो विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, विलयन का परासरणी दाब है। ऊपर आपने पढ़ा परासरण किसे कहा जाता है, और ये नीचे आपने जाना कि परासरणी दाब किसे कहते हैं। फिर है असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में अधिक या कम प्राप्त होते हैं, उन्हें विलेय पदार्थ का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये विलेय पदार्थ के विलयन में सगुणन या आयनन के कारण होता है। ठीक है, यानी ये सगुणन और आयनन के कारण होता है। ठीक, उसके बाद में आता है जो है फिर आता है वैद्युत रसायन। ठीक है, फिर क्या आता है, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन क्या है, वैद्युत रसायन की परिभाषा जो है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। फिर आता है सेल, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं उसे सेल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला वैद्युत रासायनिक सेल, यानी वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, डेनियल सेल, ये सेल के प्रकार हैं। ठीक है, कई प्रकार के सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, डेनियल सेल। ठीक, सेल की खोज जो है गैल्वेनी तथा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी जो सेल की खोज की, ठीक है, सेल, इसकी खोज किसने की, गैल्वेनी, गैल्वेनिक, तो गैल्वेनी इसके जो वैज्ञानिक थे, तथा वोल्टा,
गैल्वेनी तथा वोल्टा ने इसकी खोज की। फिर आता है विद्युत अपघटनी सेल। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, यानी वो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा है इसको किस में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। अब जब रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या होगा कि वो जो है विद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा। फिर आता है गैल्वेनी सेल। तो गैल्वेनी सेल किसे कहा जाता है? गैल्वेनी सेल अर्थात इस सेल का जो सर्वप्रथम इस सेल का निर्माण सन 1780 में लुइजी गैल्वेनी तथा सन 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा किया गया था। इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल भी, जो गैल्वेनी सेल है उसका दो नाम, ठीक है, चाहे तो आप कह सकते हैं गैल्वेनी और चाहे वोल्टी, यानी वोल्टी सेल भी कहा जाता है। यानी गैल्वेनी सेल और वोल्टेज सेल दो नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इन सेलों से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, गैल्वेनी सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये है। फिर आता है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इसे इप्सिलॉन जीरो यानी ई जीरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसे वोल्ट में मापा जाता है। ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, धातु की प्रकृति पर। दूसरा, विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता पर। तीसरा, तापमान पर। फिर आता है निर्नष्ट समीकरण। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोड का विभव उसके आयन की विलयन की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है, जिसके मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को निर्नष्ट समीकरण कहा जाता है। अब निर्नष्ट समीकरण का जो फार्मूला है वो आगे लिखेंगे अगर, ठीक है। निर्नष्ट समीकरण ये है आपका। निर्नष्ट समीकरण जो है ये है, देखो E बराबर जो दिया गया है, E एक सेल यहाँ पर है और E माइनस लगा हुआ है, माइनस RT/NF। ठीक है, E सेल का अभिक्रिया विभव है, E0 सेल का मानक विभव है, R गैसीय स्थिरांक है, F फैराडे स्थिरांक है, T केल्विन में तापक्रम है, N आयन का चार्ज है और Q रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, इतना इसमें मान जो है रहता है। फिर निर्नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक, तो ये अभिक्रिया समय के साथ साथ साम्यावस्था की तरफ गति करती जाती है। समय के साथ अभिकारक की मात्रा कम होती जाती है तथा उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब यह अभिक्रिया साम्यावस्था में पहुंच जाती है। जब यह अभिक्रिया साम्यावस्था प्राप्त कर लेती है उस स्थिति में सेल का विभव शून्य हो जाता है, अर्थात साम्यावस्था में E अर्थात सेल जीरो हो जाता है। तो किसी सेल की अभिक्रिया निम्न होती है, अर्थात स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी, बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। ठीक है, ये जो है निर्नष्ट समीकरण के लिए दर्शाया गया है। सेल की अभिक्रिया के लिए निर्नष्ट समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है,
अर्थात E बराबर E0 0.59/m, ठीक है। फिर लॉग C ब्रैकेट 1 CDD अपान AABB, ये जो है इसका समीकरण बना। उसके बाद में जो है फिर आगे अब जो है ये थे CCDD अपान AABB बराबर KC है, ये यानी एक कांस्टेंट नियतांक केसी साम्य स्थिरांक है। तो दोनों मानों को निर्दिष्ट समीकरण में रखने पर तो 0 बराबर E0 सेल अर्थात 0.59/m लॉग केसी हो जाएगा। तो E0 बराबर 0.59/m ब्रैकेट लॉग केसी, लॉग केसी बराबर n E0 सेल अपान 0.59, ठीक है। इतना होगा जो है आपका समीकरण का मान। फिर विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया का गिब्स ऊर्जा, तो गिब्स एनर्जी जिसे गिब्स फंक्शन के रूप में भी पहचाना जाता है, एक मात्रा है जिसका उपयोग निरंतर तापमान और दबाव के साथ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किए गए काम की अधिकतम मात्रा की गणना करने के लिए किया जाता है। गिब्स ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। इसमें जी यानी गिब्स की मुक्त ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और इसे जूल या किलो जूल में मापा जाता है। ये एक बंद प्रणाली है से निकाले गए कार्य की अधिकतम मात्रा को गिब्स की मुक्त ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया का गिब्स ऊर्जा यानी ARG बराबर -NFE, ARG अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा है, ठीक है। ये है इसका पूरा सिस्टम। उसके बाद में फिर है E0 सेल का मानक विभव या फैराडे स्थिरांक है, n आयन का चार्ज है। फिर आता है ओम्स लॉ यानी ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम बहुत जो है प्रचलित है। चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी जो चालक का सिरा होता है विभवांतर, विभवांतर क्या है B, ठीक है। और जो है यानी विभवांतर भी और बहने वाली धारा जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं समानुपाती होता है, यानी बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल आई। अब प्रोपोर्शनल को हटा दिया जाए तो बी बराबर आई, ठीक है। अर्थात आर बराबर इससे दो सूत्र बना सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बी अपान आई बराबर आर, या जो है बी अपान आर बराबर आई, इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका सूत्र है और ये टोटल आपका ये जो है ओम्स के नियम का डेरिवेशन। उसके बाद में आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का कार्य ये होता है कि किसी भी धारा को रोके, प्रतिरोध यानी अवरोध उत्पन्न करे। किसी चालक में विद्युत धारा अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यानी कोई चालक है, परिपथ है, उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको जो रोके, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। जैसे स्विच है तो उसको बंद कर दिया गया तो वो एक अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात उसी को हम क्या कहते हैं प्रतिरोध। फिर एक विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो है एलसीएम क्यूब वाले किसी चालक का प्रतिरोध उसकी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है, जो मुख्य हो, बिल्कुल कोई खास हो, विशेष हो, उसी को हम कहते हैं। फिर है विशिष्ट चालकता। किसी चालक की विशिष्ट चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट चालकता होती है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका वो व्युत्क्रम होता है उल्टा, ठीक है। फिर आते हैं चालकता। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, ठीक है। यानी कोई चालक है और उसके प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वही क्या कहलाएगी चालकता कहलाएगी। फिर आयनिक विलयनों की चालकता। किसी धात्विक तार के प्रतिरोध के मापन में डीसी यानी डायरेक्ट करंट
विद्युत आपूर्ति का उपयोग किया जाता है। यदि चालकता सेल के माध्यम से डीसी करंट लगाते हैं तो ये सेल के लिए होल के इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस को रोकने के लिए इस माप के लिए एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट उपयोग किया जाता है। ठीक है, करंट जो है आपका दो होता है, कौन कौन सा? एक होता है डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जो धारा है इसको दो भागों में यही बांटा गया है। उसके बाद में फिर आता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध यश को तब तक समायोजित, जो परिवर्ती प्रतिरोध यश को तब तक समायोजित किया जाता है जब तक कि ब्रिज संतुलित ना हो। इस स्थिति में संसूचक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, यानी धारा जो है उसको परिवर्ती प्रतिरोध यश को तब तक यानी उसको तब तक समायोजित यानी उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, जब तक कि ब्रिज संतुलित यानी जो आपका परिपथ है वो क्या हो, संतुलित ना हो जाए। इस स्थिति में संसूचक में कोई धारा प्रवाहित ना हो, यानी जब आप जोड़ रहे हो उसको कनेक्ट कर रहे हो यानी वो पूरा सिस्टम एक अच्छे तरीके से बैठा रहे हो तो उस टाइम पे जो है उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। फिर आता है सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। तो मोलर चालकता स्थिर ताप एवं निश्चित सांद्रण पर एक मोल विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता मोलर चालकता कहते हैं। अथवा किसी विद्युत अपघट्ट के आणविक चालक उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा यानी के आयतन बी के गुणनफल होता है, जिसे विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम मोल गुणा। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, गुणनफल में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। उसके बाद में फिर आता है सांद्रता का प्रभाव। ठीक है, सांद्रता का जो प्रभाव होता है उसके बारे में। सांद्रता का प्रभाव सांद्रता बढ़ाने अथवा कम करने पर मोलर चालकता में वृद्धि होती है। तुल्यांकी चालकता 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट। वे विद्युत अपघट्ट जो प्रत्येक तनुता पर पूर्णतः आयनित होते हैं, जिससे इन विलयनों की आयनों की संख्या अधिकतम होती है। इसकी विलयन की चालकता उच्च होती है। उदाहरण में NaCl, KCl, NaOH, CH3, COO, Na, इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, उच्च होती है, ज्यादा होती है। फिर दुर्बल विद्युत अपघट्ट, वह विद्युत अपघट्ट जो विलयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। ये कम मात्रा में वियोजित होने के कारण इनके विलयनों में आयनों की संख्या कम होती है, जिससे इनकी चालकता कम होती है। उदाहरण के लिए HCOH, फॉर्मिक अम्ल, अमोनियम एसीटेट आदि। विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत अपघटन। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल, जिस सेल में विद्युत अपघटन होता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस सेल में धातु की दो प्लेटें या तार डुबा दिए जाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसको हम जानेंगे। ठीक है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ठीक, जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो प्रकार का होता है। तो एनोड वह इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है। कैथोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जाती है। ठीक, तो जो ग्रहण करता है वो होता है ऋणायन। क्या होता है, ऋणायन। अर्थात कैथोड आपका क्या होता है, ऋणात्मक। और एनोड जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता तो ये होता है आपका धनायन। ठीक है, यानी जैसे सेल में देखो बैटरी में एक धन होता है एक ऋण।
फिर आता है विद्युत अपघट। विद्युत अपघट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, पिघली अवस्था या जलीय विलयन हुआ तो वह अलग हो जाती है, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। बैटरी में भरा हुआ जो द्रव होता है वो विद्युत अपघटन। फिर आता है बैटरी। दो या दो से अधिक सेलों का समूह जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ें उनसे विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, बैटरी कहलाती है। ठीक है, उसमें सेल बने होते हैं, सेल ऐसे ऐसे जो है सेल बने होते हैं, फिर ऐसे ऐसे सेल बने होते हैं। तो इन सेलों को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो दो या दो से जो है अधिक सेलों का समूह जिन्हें हम किस में जोड़ें, श्रेणी क्रम में जोड़ें, उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी। फिर आता है प्राथमिक बैटरी। वह सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता तथा एक ही बार उपयोग होता है, जब तक कि ऋणात्मक सक्रिया होती रहे तब तक वह कार्य करते हैं। इसमें अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। अभिक्रिया के पूर्ण हो जाने पर सेल अनुप्रयोग हो जाते हैं। एक व्यापारिक सेल या बैटरी सेल में निम्न गुण होता है, जैसे ये भार में कम तथा छोटा होता है, ये स्थिर वोल्टेज होता है, ये पुनः आवेशित होता है। ठीक है, ये चीज होता है। जो प्राथमिक बैटरी होती है उसको हम एक ही बार, जो जैसे जो टॉर्च में सेल लगता है ये, और जो घड़ी में सेल लगता है वो, तो ये सब जो है एक ही बार चार्ज होके चलता है, उसके बाद में फिर ये खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है, और इसके जो अगले एक और गुण है वो क्या है कि इसकी कम कीमत होती है, जैसे कि ये आपके सामने दिया गया। फिर है संचायक बैटरी। वह सेल जिन्हें विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित कर बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी हम जैसे ये मान लो कि जो चार्जेबल टॉर्च होता है, तो चार्जेबल टॉर्च में क्या होता है कि उसको हम बार बार चार्ज करते रहते हैं, और फिर उसको जो है हम पुनः उपयोग करते रहते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी है तो वो संचालक बैटरी है, उसको भी चार्ज करके हम उपयोग करते रहते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह की बैटरी है तो उसको भी हम चार्ज करके जो है उपयोग में करते रहते हैं। जो इन्वर्टर वगैरह या जो गाड़ियों में बैटरी लगती है उसको भी हम चार्ज करवाते रहते हैं, तो वो कैसी है, संचालक बैटरी है। उसके बाद में फिर आता है ईंधन सेल। ईंधन सेल किसे कहते हैं, तो जो ईंधन सेल है वह सेल जिनमें EH2 CH4 आदि जैसे ईंधनों के दहन से प्राप्त ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। ईंधन सेल की विशेषता है प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली। ईंधन सेलों में किसी भी प्रकार का हानिकारक उत्पाद नहीं बनता। उच्च दक्षता। ईंधन सेलों की दक्षता लगभग 70 से 75, जो कि अन्य परंपरागत सेलों से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फिर है ऊर्जा के सतत स्रोत। ये लगातार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले स्रोत होते हैं। फिर आता है संचारण। ठीक है, संचारण जो है एक विद्युत रासायनिक घटना है जिसके धातु वायुमंडल की नमी एवं ऑक्सीजन से क्रिया करके धीरे धीरे अवादनीय यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, वो लोहे में जो है एल्युमिनियम चांदी इसमें सब में जो है होता है, जंग लगता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो होती है, अर्थात धातुओं के इस तरह नष्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण पुलों भवनों जहाजों तथा लोहे से बनी अन्य वस्तुओं को बहुत हानि होती है, जैसे लोहे पर जंग लगना और चांदी का काला हो जाना, ये चीज। ठीक है, लोहे पर जंग लगता है तो भूरे कलर का होता है, भूरा रंग होता है लोहे का, और चांदी का जो है काला होता है। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर आता है रासायनिक वर्गति। रासायनिक यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत अपक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक वर्गति
कहलाता है। क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित निम्न 5 बिंदु हैं। किसी रासायनिक क्रिया की संभाव्यता, रासायनिक ऊष्मागतिकी के अनुसार मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ऋणात्मक होने पर रासायनिक क्रिया होती है, अर्थात डेल्टा जी बराबर माइनस बीई रासायनिक क्रिया होगी, डेल्टा जी बराबर प्लस बीई रासायनिक क्रिया नहीं होगी, डेल्टा जी इक्वल टू 0 रासायनिक क्रिया साम्य अवस्था में होगी। अब क्रिया की कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी या पूर्ण होगी, जो रासायनिक साम्य से निर्धारित होती है। फिर अब क्रिया की गति अर्थात दर या साम्य स्थापित होने पर लगा समय, फिर गति यानी दर को प्रभावित करने वाले कारक, फिर अब क्रिया की क्रिया विधि या अंतिम उत्पाद प्राप्त करने में प्रयुक्त चरण। इतना जो है इस रासायनिक अभिक्रिया की जो है संभावनाएं होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर है इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद, जो है इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहा जाता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये जो है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आए, ठीक है, तो आप लोग जो है अपने दोस्तों में, मित्रों में, सब जगह जो है शेयर किया कीजिए। ठीक है, ताकि और लोगों को भी जो इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और चैनल को जो है लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में जो भी आपको दिक्कत परेशानी जिस भी प्रश्न में होती है या जहाँ पर होती है, तो जो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो उसका जो है निवारण कोशिश करेंगे कि आप जो है करते रहें। लेकिन जब आप लोग कोई रिएक्शन नहीं देंगे उस पर, तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर क्या जो है मिस्टेक हो रहा है। अब क्रिया में सांद्रता की परिवर्तन में लगा समय में डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, क्रिया कारक की सांद्रता में डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1, उत्पाद की सांद्रता डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1, P उत्पाद है, R अभिकारक है, T समय। ठीक है, ये है आपका समीकरण। उसके बाद में जो है ये है आपके सामने, ये जो है एक ग्राफ बना हुआ है समय और अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, अब क्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो अब क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, पहला अभिकारक का सांद्रण, फिर है ताप का भाव, ठीक है, फिर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया दर ताप वृद्धि के साथ घट जाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया दर ताप वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। प्रति 10 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया दर जो है लगभग 2 गुनी हो जाती है। ये जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं, कारक होते हैं। ठीक है, यानी जो अभिक्रिया होती है तो उसको कोई ना कोई तो प्रभाव उस पर पड़ता ही है। फिर आता है जो है अभिकारकों का क्षेत्रफल, यानी छोटे आकार वाले कण जो हैं बड़े आकार वाले कणों की तुलना में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। विषमांग अभिक्रिया तुलना में समांग अभिक्रिया तेजी से उत्पन्न होती है। अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति यानी उनकी जो है प्रकृति कैसी है। ठीक है, फिर आता है विकिरण का प्रभाव, यानी विकिरण जो है किस प्रकार का है, यानी अभिकारक तंत्र द्वारा उपयुक्त विकिरणों के फोटानों के अवशोषण के कुछ रासायनिक अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा, यानी जिस पर्पज के लिए उसका उपयोग किया गया है वो उत्प्रेरक वही कार्य करता है, यानी अभिक्रिया की दर को या तो घटा देगा या फिर बढ़ा देगा। ठीक है, इसमें उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं तथा अभिक्रिया संपन्न होने के लिए एक नया पद उपलब्ध करा देते हैं। फिर आता है दाब का प्रभाव, गैसीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। फिर आता है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो किसी अभिक्रिया में कोटि उन समस्त, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिनके अभिक्रिया की प्रेक्षित दर दर्शाने के लिए नियम समीकरण में साधारण पदों पर लगाया जाता है।
ठीक है, कोटि कहा जाता है यानी किसी भी मान को, संख्यात्मक मान को उसके 10 की घात के रूप में लिखना। जैसे मान लो ये लिख दिया गया तो ये ही कहलाता है कोटि मान। ठीक है, अर्थात आर पर ए की घात ए, बी की घात बी, सी की घात बी, तो ये अब क्रिया की कोटि है, यानी ए बी, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्रिया की कोट कोट शून्य, पूर्णांक, अपूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक सब हो सकता है। ठीक है, जो क्रिया की कोटि है वो शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, अपूर्णांक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, सब हो सकती है। अब क्रिया की आणविकता, किसी क्रिया की अणु संख्यता से तात्पर्य क्रिया में क्रिया करने वाले उन अणुओं की संख्या से है जो आपस में टक्कर करके रासायनिक क्रिया या परिवर्तन कराते हैं। तो N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, जहाँ M बराबर। ठीक है, तो समाकित वेग समीकरण शून्य कोट की अभिक्रिया। समाकित वेग समीकरण में पहला आता है शून्य कोट की अभिक्रिया। तो शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है? यदि किसी अभिक्रिया का वेग दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो उसे शून्य कोट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी जो समीकरण दिया गया है अभिकारक उसकी सांद्रता पर अगर निर्भर नहीं करता तो उसको हम क्या कहते हैं? शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोट अभिक्रिया की इकाई कप्वा मोल माइनस ए प्लस बी, लीटर ए प्लस बी माइनस 1 सेकंड माइनस 1 के मोल माइनस 0 लीटर ए प्लस बी। प्रथम कोट की अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोट अभिक्रिया कहलाती है, यानी ए बराबर उत्पाद। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है इसमें दिया गया है जो है, यदि किसी अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता मोल है तथा टी सेकंड पश्चात इसके यक्स मोल वियोजित हो जाते हैं, तब वह क्रिया प्रथम कोट की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी टी एक्स अपान डी टी प्रोपोर्शनल ए की घात 1 डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू के ए की घात 1। यहाँ के प्रथम कोट क्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, यानी कप्पा लिखा है, डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू कप्पा ए माइनस एक्स, डी एक्स अपान ए माइनस एक्स बराबर कप्पा डी टी। अब क्रिया की अर्धायु वह समय जिसके अंतर्गत अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। ठीक है, यानी मान लो कोई पदार्थ है वो 1 लीटर है, ठीक, और जितने समय में ये 1/2 लीटर हो जाए यानी आधी हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? अर्ध आयु, यानी वो सब क्रिया की जो है अर्ध आयु कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है यदि किसी अभिकारक पदार्थ यदि किसी अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता मोल है तथा टी सेकंड पश्चात इसके यक्स मोल वियोजित हो जाते हैं, तब प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात डी एक्स अपान डी टी प्रोपोर्शनल ए वन डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू कप्पा ए की घात 1, जहाँ के प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू कप्पा ए माइनस एक्स, डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू कप्पा डी टी। क्रिया की अर्धायु ये दोबारा हो चुका है, एक बार हो गया। वह समय जिसके अंतर्गत अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो क्या कहलाती है? आयु कहलाती है, क्रिया की अर्ध आयु कहलाती है। फिर उसके बाद में आता है शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक है, अब जो है शून्य कोट की अभिक्रिया में हम जानेंगे शून्य कोट किसे कहा जाता है। के लिए अर्ध आयु सूत्र कप्पा आर जीरो माइनस आर अपान टी, समय टी बराबर टी अपान टू टी 1/2 पर आर 1/2 आर जीरो, टी 1/2 पर वेग स्थिरांक होगा,
तो कप्पा R0 माइनस 1/2 R0 T1/2 या T1/2 R0/2। प्रथम कोण की अपक्रिया के लिए अर्धायु का सूत्र कप्पा चाहे कहिए चाहे के कहिए, जो आपकी इच्छा, ठीक है। 2.303/T log R0/R। तो T1/2 पर R/R0/2। फिर है आर्नियस का टक्करों का सिद्धांत। जो आर्नियस नामक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने जो है एक अपना सिद्धांत दिया था टक्कर वाला, ठीक है। तो जो है टक्कर का सिद्धांत, यानी आपस में क्या करते हैं, ये टकरा जाते हैं, ठीक है। जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तभी अपक्रिया होती है, ठीक है। अर्थात अणुओं का उपयुक्त दिशा में टकराना आवश्यक है। अपक्रिया संपन्न होने के लिए अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वो सक्रिय संकुल बन सके। अभिकारक के अणु परस्पर टकराकर सक्रिय संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक कि वह इतनी ऊर्जा वाले ना हो कि ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो सके। फिर आता है देहली ऊर्जा। क्रिया की संपन्न करने के लिए जो है अणु में उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई अपक्रिया हो और उसको संपन्न करने के लिए उसमें उपस्थित अणुओं में जितनी न्यूनतम ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। फिर आता है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा जो है, सक्रियण ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है, इससे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। सक्रियण ऊर्जा देहली ऊर्जा अभिकारकों में कुल ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा अवरोध वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे पार करने के बाद अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सकती है, ऊर्जा अवरोध कहलाता है। फिर आता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जिन अपक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी है, इसको आप लोग जो है 10th से ही 9th से ही पढ़ रहे हैं। फिर आता है ऊष्माशोषी। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी यानी जो ऊष्मा को सोखे वो ऊष्माशोषी, और जो ऊष्मा को निकाले वो ऊष्माक्षेपी। फिर आर्नियस समीकरण के अनुसार अपक्रिया का वेग स्थिरांक E/T के समानुपाती होता है। अर्थात log10A माइनस EA/RT 2.303। यदि ताप को T1 से तथा T2 करने पर दर स्थिरांक K1 से K2 हो जाएगा, तब आर्नियस समीकरण log K2/K1 EA/2.303। यार ये कप्पा भी कह सकते हैं और के भी कह सकते हैं। अगर मान लो कप्पा कहने में अटपटा लगता है तो आप ये जानिए कि वो कप्पा लिखा है, अब आप उसको के बोल सकते हैं, ठीक है। बार बार कहने में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप ये जानिए कि वो है कप्पा लिखा, लेकिन उसको आप के जो है कह सकते हैं। नहीं तो हम कहीं कहीं बीच बीच में के बोले हैं, कहीं कहीं कप्पा बोले हैं, तो आप ये समझिए कि हाँ जो है यहाँ पे के बोला गया, यहाँ पे कप्पा बोला गया। तो इसीलिए कभी कभी जो अगर पता लगे तो आप के ही बोलिए, जानिए कि हाँ वो है क्या, T2 माइनस T1/T1 T2। अब जो है ये है आपके सामने, जिसको आप लोग जो है ज्यादा उसके भी हैं और ज्यादा जो है ये चलता भी है, ठीक है। ये जो आपके सामने रखा गया है बेंजीन का रासायनिक सूत्र, ठीक। तो बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र है ये है C6H6, ठीक है। इसका जो संरचना सूत्र है ये है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। और 3 जगह 2 कार्बन जो है डबल बॉन्ड से यानी द्विबंध द्वारा बंधे होते हैं। चारों तरफ से हाइड्रोजन से ये है बंधा। अब ये क्या है, ये 6 कार्बन परमाणुओं से बनी एक समतल षटकोणीय वलय यानी हेक्सागोनल रिंग है,
ठीक, इसमें एकांतर यानी अल्टरनेटिंग एकल और द्विबंध यानी डबल बॉन्ड होते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। वर्ग ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी ये जो है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये आपने जो है बेंजीन के बारे में जाना कि बेंजीन का सूत्र क्या है, बेंजीन की संरचना क्या है और बेंजीन क्या है। उसके बाद में फिर जो है अब आप जानेंगे क्रियात्मक समूह, इसमें लिखा नहीं गया है। क्रियात्मक समूह जो है आप लोगों को बताया जाएगा कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो क्रियात्मक समूह है आपके, ठीक है, देखो एक हाइलो समूह है तो उसमें जो है हाइलो में हाइलो में यक्स बराबर रखा जाता है Cl Br I, ये रखा जाता है। ठीक है, अगर Cl जुड़ा तो लगेगा क्लोरो, Br जुड़ा तो लगेगा ब्रोमो, I जुड़ा तो ये लगेगा आइडो। ठीक, उसके बाद में एक आता है OH समूह। OH जो है एल्कोहल, ये चीज आपको IUPAC नाम लिखने में सहायता करेगा। इसमें जो लगता है और अनुलग्न क्या करते हैं, ऑल करते हैं। उसके बाद में फिर आता है O, ये होता है ईथर का और इसमें जुड़ता है ऑक्सी। ठीक है, उसके बाद में CHO, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और इसमें जुड़ता है आइड। ठीक, फिर है COOH, ये है कार्बोक्सिल और इसमें भी जो है कार्बोक्सिल समूह है, आइड एल्डिहाइड जुड़ता है यानी उसी का है तो वही से। उसके बाद में फिर आता है कि CO, इसमें जो ये है कीटोन, ये है आपका कीटोन, तो इसमें जुड़ता है चाहे ओन लिखो चाहे नून लिखो। ठीक, ये हो गया। अब एक चीज और इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर सिंगल बॉन्ड लगा तो वहां पर एन अनुलग्न होगा, अगर डबल बॉन्ड लगा तो वहां पर इन अनुलग्न होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो वहां पर आइन अनुलग्न होगा। ठीक है, इतना तो लमसम आता ही है। अब ये कुछ क्रियात्मक समूह आपके सामने थे। ये एकल बंध यानी एकल बंध द्विबंध त्रिबंध जब लगता है तो वहां पे लगता क्या है, ये चीज है। ठीक है, तो आज ये जो है आपका पहला दूसरा और तीसरा चैप्टर था। ठीक है, आज के लिए जो है इतना ही, फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में जो है आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आपके समझ में आया हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर नहीं अच्छा लगे और अच्छा लगे तो भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जो है कमेंट जब आप करेंगे तो उसमें क्या जो है मिस्टेक है या क्या कुछ है, उसमें कमी है अच्छाई है, ये चीज़ हमको पता चलेगी। तो लाइक कीजिए चाहे ना कीजिए वो आपकी मर्जी, जैसा आप लोग सोचिएगा, लेकिन कमेंट में ये चीज़ जरूर बताया कीजिए कि कैसा है। ठीक है, हम समझ में आया है कि नहीं आया, क्या है,
क्या प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे तो उसका जो है निवारण हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।